हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन सीरियल पचिंको के बारे में। इस सीरियल में उस समय की कहानी को दिखाया गया है जब कोरिया देश जापान के अधीन था और उस समय जापान में रहने वाले कोरियाई लोगों का जीवन आसान नहीं था। स्टोरी में हमें सूजा नाम की एक लड़की का दिखाया गया है जिसका जन्म कोरिया के बुसान में हुआ था। उस समय कोरिया जापान शासन के अधीन में था और हांसू नाम के एक आदमी से उसे प्यार हो जाता और वह प्रेग्नेंट हो जाती। बाद में उसे पता चलता है कि वो शादीशुदा है। फिर बाद में बेक नाम का एक पुजारी होता है जो सूजा से शादी करके उसे जापान में लेकर चला जाता है और उसके बाद वो जापान में रहने लगती जहाँ पर उसका जीवन आसान नहीं होता है। और इस सीरियल में हमारे 7 मेन कास्ट है जो काफी फेमस है। हमारे पहले मेन हीरो का नाम ली मिन हो है जो कोरिया इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस और टॉप हीरो है। ली मिन हो ने द हाईएस्ट किंग ऑफ इंटरनल जैसे बड़े सीरियलों में काम किया है और इस सीरियल में इन्होंने हांसू का किरदार निभाया है। हमारी दूसरी मेन कास्ट हीरोइन है जिनका नाम मिन हाकिम है और इस सीरियल में इन्होंने सूजा का किरदार निभाया है और इस सीरियल में इनकी एज को 3 स्टेज में दिखाया गया है। हमारी तीसरी मेन कास्ट हीरोइन का नाम यू यो जंग है और इस सीरियल में इन्होंने ओल्ड सूजा का किरदार निभाया है। और हमारी चौथी मेन कास्ट हीरोइन का नाम अन्ना सुवई है और इस सीरियल में इन्होंने नोमी का किरदार निभाया है। हमारे 5वें मेन कास्ट का नाम जिन्हा है और इस सीरियल में इन्होंने सोलोमोन बेक का किरदार निभाया है। और हमारे 6ठे मेन कास्ट का नाम सोई पार्क है और इस सीरियल में इन्होंने मोजा सू का किरदार निभाया है। और इस सीरियल की हमारी लास्ट और 7वीं मेन कास्ट हीरोइन का नाम जंग उन चाय है और इस सीरियल में इन्होंने क्यूंगी का किरदार निभाया है। और इस सीरियल की स्टोरी में ये दिखाया गया है जब कोरिया जापान शासन के अधीन था तो कोरियाई लोगों को रहने में कितनी परेशानी होती थी और उस स्थिति का सामना करके वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको सीरियल के पहले एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हुंजा की माँ दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं वो एक तांत्रिक के पास जाती हैं जहाँ पर वो स्टोरी बताती है कि उसकी माँ बहुत बदकिस्मती होती है और उसके पैदा होने के बाद वो मर जाती हैं। इस दुख से मेरे पापा नशा करने लगते हैं। इसके बाद मैं मेरी बहन भीख मांगने लगते हैं जहाँ पर मेरे पापा मुझे एक इंसान से बेच देते हैं। मेरे पापा ने जिस इंसान को मुझे बेचा होता है वो मेरे पति हैं। और इसके बाद मैंने 3 बेटों को जन्म दिया लेकिन वह जन्म के समय ही मर गए और बहुत दिन हो चुके हैं, मेरे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं। फिर अगला सीन हमें न्यूयॉर्क के 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हुंजा के पोते को दिखाया गया है जो अमेरिकन बैंक में वाइस प्रेसिडेंट होता है और वो अब अमेरिका से जापान वापस आ जाता है अपने फादर के पास और सूजा के पोते का नाम सोलोमन बेक होता है। फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हुंजा की माँ तांत्रिक से बात कर रही होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि तांत्रिक थोड़ी देर पूजा पाठ करती है और वो सूजा की माँ से कहती है कि तुम जल्दी एक बच्चे को जन्म दोगी। ये सुनने के बाद सूजा की माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं सूजा के पिता बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और अंदर हम देखते हैं सूजा की माँ सूजा को जन्म देती हैं। फिर हम देखते हैं सूजा के पिता आते हैं जहाँ पर वो सूजा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी माँ पूछती है कि हम अपने बेटी का क्या नाम रखेंगे। जहाँ पे सूजा के पिता कहते हैं हम जापानी शासन में और हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे सूजा और सूजा का मतलब है इंसाफ। फिर सीन हमें 5 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूजा बड़ी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं सूजा अपने पापा के साथ खेतों पर आती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं सूजा के पापा उसको बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सूजा के पापा उसको फिश मार्केट लेके जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जापानीज आर्मी आ जाती है तो सभी लोग देखकर उसको सर झुका लेते हैं लेकिन सूजा नहीं झुकाती है तो सूजा के पापा उसको सर झुकाने के लिए कहते हैं तो वह हंसते हुए सर झुका लेती है। फिर हम देखते हैं रास्ते में ही सूजा को उसके अंकल मिलते हैं जहाँ पर वो उसको फिश केक खिलाने के लिए ले जाते होते एक शॉप पर। सूजा के अंकल शॉप वाले से बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं जापानीज आर्मी आती है और एक कोरियन को लेकर जाने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं सूजा के अंकल ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता और वो चिल्ला भी रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सूजा के पापा उसको लेकर घर जाने लगते हैं और अंकल उससे कहते हैं कि हम लोग रात में डिनर पे मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सूजा के पापा उसको बोट से लेकर अपने घर वापस जा रहे होते तभी सूजा उनसे पूछती है कि मार्केट में जो आदमी को ले जा रहे थे उसने क्या किया था। तो सूजा के पापा उससे कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। वो कहते हैं मैं और तुम्हारी माँ जब मर जाएंगे तो तुमको ऊपर से देखा करेंगे और जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी तो हम लोग तुम्हें इस दुनिया की गंदगी से हमेशा बचाएंगे। फिर अगला सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर में सूजा का घर दिखाया जाता है और उसका पोता अपने पिता के साथ आता है। जब वो अपनी दादी के घर आता है तो वहाँ पे रखी फोटो को देखने लगता है जिसमें हम देखते हैं सूजा के बचपन की फोटो अपने पिता के साथ होती है
और यहाँ पर उसका पोता ये फोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ पे सुंजा भी उसको देख रही होती है कि वो उसका फोटो देख रहा है। फिर सीन हमें 1915 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सुंजा के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा की माँ चिल्लाते हुए सुंजा से कह रही होती कि वो अंकल से फिश केक क्यों लेती है। तो सुंजा उनसे कहती है कि बाजार में वही एक अंकल हैं जो मुझे पैसे देते हैं और फिश केक खिलाते हैं। और ये बोलकर सुंजा वहाँ से चली जाती है। तो सुंजा की माँ उसके पापा से कहती है लड़कियों को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुंजा समुद्र के अंदर जाती है। वो अपने पापा की ड्रिंक के लिए एक जड़ी बूटी लेने जाती है जिसका ड्रिंक बनती होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा काफी देर तक की अपनी सांस रोक के समुद्र के अंदर में रहती है और वो जड़ी बूटी लेकर आती है और ये देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। फिर अगला सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा के अंकल और उसके पापा सभी लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर सुंजा के अंकल सभी से एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं हम लोगों की जमीन पर जापानीज कब्जा करे हैं। जो हम लोग की जमीन पर जापानीज का कब्जा है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उनको मारकर अपना राइस और पोटैटो लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर वो जापानीज को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। फिर सुंजा के अंकल कहते हैं ये कब तक हम लोग सफर करेंगे, आखिर हमारे बच्चे भी हैं आगे और उनको भी झेलना पड़ेगा। यहाँ पर सुंजा के पापा भी होते हैं और ये सब बातों में वो भी शामिल होते हैं और काफी देर तक की बातें होती और यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं। फिर हम देखते हैं सुंजा के पापा घर पर आते हैं। यहाँ पर उसकी माँ ने सारी बातें सुन ली होती और वो उससे कहते हैं तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी बेटी सुंजा का ख्याल कौन रखेगा। जहाँ पे सुंजा के पापा उससे धीरे बोलने के लिए कहते हैं और कहते हैं हम लोग की बात किसी ने सुनी नहीं है और तुम धीरे से बोलो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुबह होने के बाद सुंजा उसी अंकल के पास जाती है और उनसे कुछ बातें करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा उनसे कहती है आप जापानीज आर्मी को मारने जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे और मैं उनके बिना अकेली नहीं रह सकती, तो आप ऐसा काम मत करिएगा। जहाँ पर अंकल कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो नशे में था इसीलिए मैंने ऐसा बोला। फिर सुंजा के अंकल कहते हैं परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुंजा अपने घर वापस आती है, तो यहाँ पर वो देखती है कि उसके घर में 2 पुलिस वाले आए होते हैं जो जापानीज होते हैं। इसके बाद सुंजा अपने पापा को बुला के लाती है, जहाँ पर पुलिस वाले उससे बातें करते हुए कहते हैं जब वो आदमी जापानीज पुलिस वालों को मारने के लिए कह रहा था तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। जहाँ पर सुंजा के पापा कहते हैं वो नशे में था इसलिए मैंने उसकी बात को ज्यादा नोटिस नहीं किया। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन दूसरा मौका तुमको नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात होगी तो तुम्हें रिपोर्ट आकर करवानी होगी। यहाँ पर वो सुंजा के पापा से कहते हैं तुमने भी कुछ कहा था, तो सुंजा के पापा कहते हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा था। फिर पुलिस वाले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सुंजा की माँ खड़ी होती, तो पुलिस वाले उससे कहते हैं मैंने सुना है आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, कोई दिन मैं आपके यहाँ खाने आऊंगा। तो सुंजा की माँ कहती है आपका हमेशा ही वेलकम होगा। फिर हम देखते हैं पुलिस वाले चले जाते हैं और सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बेक सोलोमन अपनी दादी के साथ खाना बना रहा था और खाना बनाने के बाद वो अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर वो एक बॉक्स ओपन करता है और बॉक्स में बहुत सारी पुरानी चीजें होती है। वो उनको देख ही रहा होता, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक औरत की एंट्री होती है और ये औरत हमें क्लियर नहीं की गई है कि ये सोलोमन की कौन होती है। यहाँ पर वो कहती है कि ये हेना का सामान है और यहाँ पर हमें हेना कभी क्लियर नहीं किया जाता है कि हेना कौन होती है। सोलोमन उनसे पूछता है कि हेना आपके कांटेक्ट में है, जहाँ पर वो बताती है ना मेरे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो डिटेक्टिव के पोस्ट में हायर की गई है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं दोनों लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पर वो आंटी कहती हैं कि तुम्हारी माँ तुम पर बहुत प्राउड फील कर रही होंगी। फिर अगला सीन में पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं फिश केक वाले अंकल को जापानीज पुलिस पकड़ लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो मार्केट में उसको बहुत बुरी तरह पीट रही होती है और हम देखते हैं सुंजा भी देख रही होती है और वो बहुत रो रही होती है क्योंकि अंकल ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि उसके पापा को कुछ नहीं होने देगा। यहाँ पर हम देखते हैं अंकल मार खा रहे होते हैं और वो गाना गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि सुंजा को ये फील ना हो कि उसे दर्द हो रहा है। यहाँ पर वो बगावत वाला गाना गाते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले उनको मना कर रहे होते हैं लेकिन वो मान नहीं रहे होते और वो गाना गाते चले जा रहे होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुंजा सोच रही होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुंजा के पापा की किसी कारण मौत हो जाती है, जहाँ पर वो एक बीमारी से पीड़ित होते हैं और अपने पापा की मौत के बाद हम देखते हैं सुंजा बहुत परेशान होती है और वो बहुत रो रही होती है और वो अपने पापा के किए हुए प्रॉमिस को याद करने लगती है। फिर सीन हमें 9 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कास्ट हीरो की एंट्री होती है और हमारे मेन कास्ट हीरो की एंट्री बहुत ग्रामीण तरीके से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन हीरो ली मिनहो दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ली मिनहो एक फिश व्यापारी होता है और वो फिश का व्यापार करता है और वो जापान से यहाँ पर आता है। तभी हम देखते हैं उसकी नजर यहाँ पर सुंजा पे पड़ती है जो मार्केट में आई होती है और वो अपने एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि लड़की कौन है। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू उसको एक ही निगाह से देख रहा होता है, तभी सुंजा को फील होता है कि उसे कोई देख रहा
इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन सीरियल पचिंको के सेकंड एपिसोड के बारे में। जैसा कि पहले एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था, हमारे मेन हीरो हांसू की एंट्री होती है और फिर हम देखते हैं सुंजा बोट में बैठी होती, तभी वहाँ पर दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि जापान से जो मिस्टर हांसू आए वो काफी खतरनाक और पावरफुल आदमी है। दूसरा आदमी कहने लगता है कि मैंने सुना है वो किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन बेवकूफ इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ये सारी बातें सुंजा सुन रही थी, तभी वहाँ पर एक औरत बात करने लगती है। फिर एक औरत वहाँ पर बताती है कि मिस्टर हांसू के यहाँ जो खाना पकाती, वो औरत मुझे बता रही थी कि मिस्टर हांसू सिर्फ एक ही बार शर्ट पहनते हैं और उस शर्ट को पहनने के बाद वो फेंक देते हैं। फिर दूसरी पैसेंजर कहती इसका घर भी यहीं पर था और वो जल्दी यहाँ पर रहने लगेगा। और बोट में सारे पैसेंजर जो मिस्टर हांसू के बारे में बातें कर रहे थे वो सुंजा सुन रही होती है। फिर अगले सीन में हमें हांसू दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो एक मछली बेचने वाले लड़के को बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो उससे चिल्लाते हुए ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी खाल निकलवा दूंगा। और ये सारी हरकतें वहाँ पर सुंजा देख रही होती है और यहाँ पर सुंजा को लोगों की बातों पे यकीन होने लगता है कि वो एक खतरनाक आदमी है। फिर हम देखते हैं हांसू अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता और सुंजा वहाँ पर खड़ी देखती रहती है। फिर सीन हमें 1989 का ओसाका का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन अपने एक फ्रेंड के यहाँ शादी में जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन अपने फ्रेंड की शादी अटेंड कर रहा होता, तभी हमारी नोमी की एंट्री होती है। यहाँ पर हम देखते हैं नोमी उसकी एजुकेशन के बारे में पूछती है, तो बताता है कि वो अमेरिका में पढ़ाई करके आया है। जिसकी शादी में आता है वहाँ पर उसके ससुर आते हैं, तो उसका कलीग उनसे इंट्रोडक्शन करवाता है। तभी उनका कलीग बताता है कि न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर कंपनी के ये न्यू मेंबर हैं। तो हम देखते हैं कंपनी के ऑनर उससे पूछने लगते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो सोलोमन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसको टीज करने के लिए सवाल करते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं पार्टी अच्छे से एंजॉय करना। फिर अगला सीन हमें ओसाका का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सुंजा दिखाई जाती है और यहाँ पर हमें बूढ़ी सुंजा दिखाई जाती है, क्योंकि सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए कुछ खाना लेकर आती है। तो सुंजा की सिस्टर इन लॉ उनसे कहती है मेरा खाना खाने का मन नहीं है। तो सुंजा उनसे कहती है तुम्हें दवाइयाँ खानी है तो खाना जरूर खाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं सुंजा की सिस्टर इन लॉ उससे कहती है कि तुम्हें उसको सब कुछ सच बता देना चाहिए। और इस सीन में हमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि सुंजा की सिस्टर इन लॉ इस सच्चाई को बताने के लिए कह रही है और किससे कह रही है, ये भी हमें अभी क्लियर नहीं किया गया है। फिर हम देखते हैं सुंजा कुछ सोचने लगती और फिर सीन हमें 1915 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा बड़ी मछलियों को कम दाम में ले रही होती, तभी वहाँ पर हांसू आ जाता है और वो मछली बेचने वाले लड़के पे चिल्लाने लगता है। तो उसे सुंजा कहती है ये इसकी गलती नहीं, इसने मेरी वजह से ये सब किया है। जहाँ पर हांसू उसको देखने लगता है और सुंजा से कहता है तुम यहाँ से निकलो। सुंजा डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुंजा फिश मार्केट से जा रही थी, तभी वहाँ पर एक फिश बेचने वाली उसको बुलाती है। यहाँ पर वो उसको बड़ी वाली फिश देने लगती है, तो सुंजा कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं, जो हमारे नए मछली के ब्रोकर है उन्होंने ये तुमको देने के लिए कहा है। जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा इनकार कर देती है और वो मछली नहीं लेती है और ये मछली उसे हांसू ने देने के लिए कही थी। फिर हम देखते हैं सुंजा जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ जापानीज लड़के आते हैं और वो सुंजा को पकड़कर एक कमरे में ले जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो सुंजा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, तभी हम देखते हैं हांसू आ जाता है और वो उन लड़कों को बहुत मारता है। फिर उनसे कहता है कि तुम्हें सुंजा से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़के अपने घुटने के बल बैठकर सुंजा से माफी मांगने लगते हैं। तो हांसू सुंजा से कहता है जब तक तुम उन्हें अच्छी तरह से माफ नहीं करोगे तब तक मैं इसका ऐसे ही हालत करता रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा चुप रहती है और हांसू उन लड़कों को छोड़ देता है और समझ जाता है कि उसने उसको माफ कर दिया। फिर हम देखते हैं हांसू सुंजा को बोट से छोड़ने जाता है, तो सुंजा उससे पूछती है कि तुमने उन लड़कों से जापानीज में क्या कहा था। तो हांसू कहता है मैंने उन लड़कों से कहा था कि मैं तुमको मार कर तुम्हारी बॉडी को कुत्तों को खिला दूंगा, लेकिन अब तुम मत डरो। फिर हांसू कहता है मैं भूल गया था ये कितनी खूबसूरत कंट्री है। तो सुंजा उससे पूछती है कि तुम यहाँ से जापान कब गए थे। तो वो कहता है मैं 14 साल पहले गया था, लेकिन मैं यहाँ से ज्यादा जापान में रहा हूँ। तो सुंजा हांसू से कहती है तुम ये शर्ट फेंक दोगे। तो हांसू कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर सुंजा उससे कहती है कल आप इसे खाड़ी पे ले आना, मैं लंच से पहले इसको धो दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू सुंजा से कहता है तुम अजीब लड़की हो। तो सुंजा कहती है ये वो कह रहा है जो इंसानों को कुत्तों को खिलाने की बात करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं हांसू हंसने लगता और सुंजा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुंजा
हांसू के कपड़े धोने के लिए खाड़ी के पास जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं हांसू भी आता है और हम देखते हैं हांसू वहाँ पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वो सूंजा से पूछता है कि तुमने पढ़ाई की है कि नहीं। यहाँ पर सूंजा उससे कहती है मेरे पापा तो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा इन चीजों में कोई जरूरत नहीं है। फिर हांसू उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और तुम्हें जापान जाना चाहिए। तो सूंजा उससे कहती है कि मैं गरीब हूँ इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू उसकी बात को सुन रहा होता और कुछ नहीं बोलता है। फिर हांसू सूंजा से पूछता है क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ रोज जब तुम कपड़े धोती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं सूंजा उसको आने की इजाजत दे देती है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं हांसू फिर से आता है जहाँ पर सूंजा से बातें कर रहा होता है और फिर वो उससे जापान जाने की बात कहता है। तो सूंजा उससे कहती है कि तुम मुझसे अजीब बातें क्यों करते हो। फिर हांसू एक चट्टान के पास जाता और पत्थर से एक लाइन बनाता है और उससे कहता है ये जापान है और यहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ से स्वीट ऑरेंज आते हैं अमेरिका से और बनानास आते हैं ताइवान से और स्वीट कैंडी आती है फ्रांस से। और फिर वो बताता है जापान में पूरी सिटी में लाइट आती रहती है। फिर हांसू उसके पास आती और उससे पूछने लगती तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहता है मुझे अमेरिका। फिर सूंजा उससे पूछती है अमेरिका में क्या है। तो हांसू कहता है अमेरिका में बहुत कुछ है और एक तरफ से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। फिर हांसू सूंजा से पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो सूंजा कहती है मुझे जापान जाना है लेकिन मुझे लगता है मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं हांसू सूंजा को देखने लगता और हमें एक लव स्टोरी की शुरुआत मिलती है। फिर सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूंजा कपड़े धो रही होती है और हांसू फिर से आ जाता है। फिर सूंजा हांसू से बातें करते हुए कहती है मुझे लगता है तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए। तो हांसू उससे बातें करने लगता और यहाँ पर वो बातों ही बातों में उससे कहता है जब मैं यहाँ से गया था तो खाली हाथ गया था और जब वापस आया तो पूरे हाथ भरे होकर आया। फिर हांसू सूंजा के पास बैठकर कपड़े धोने लगता है। तो सूंजा उससे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हांसू उससे कहता है तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक ही कपड़े थे और मेरे पिता के पास भी एक ही कपड़े थे और हम लोग वो कपड़े दिन में पहनते थे और रात में धोते थे और यही कार्यक्रम हम लोग रोज करते थे। फिर एक दिन मेरे कपड़े सूख नहीं रहे थे तो मैंने ड्रायर लगाकर खाना बनाना शुरू कर दिया और मेरे दिमाग से निकल गया। जब मैं वापस आया तो मेरी शर्ट में छेद हो चुका था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो सूंजा उससे कहती है तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो वो कहता है कब के वो मर चुके हैं। फिर सीन हमें 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन एक औरत के घर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसकी जमीन खरीदने आता है। वो उसके लिए एक वाटरमेलन लेकर जाता है और उससे कहता है जब तुमने जमीन खरीदी तो 4000 की थी और ये वाटरमेलन 9000 का है। यहाँ पर वो उसकी औरत बातें सुनकर उसको जाने के लिए कहती है। यहाँ पर सोलोमन उस औरत से कोरियन में बात करता है तो उससे पूछती है तुम्हें कोरियन किसने सिखाई। जहाँ पर सोलोमन कहता है मेरी दादी ने। और यहाँ हम आपको बता दें कि ये औरत भी पहले कोरियन होती है लेकिन अब जापान में रहने लगती है जमीन खरीद कर। फिर सोलोमन उसको पटाने के लिए बोलता है कि मेरी दादी और मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। तो वो औरत बताती है मैं भी अपने बच्चों को कोरियन सिखाना चाहती थी लेकिन वो सही से सीख नहीं पाए। और ये सब बातें करने के बाद वो औरत अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं सोलोमन अपने ऑफिस वापस जाता है। अगले सीन में हमें सोलोमन के पापा दिखाया जाता है जहाँ पे उनके साथ इताशिको आंटी भी होती हैं। यहाँ पर सोलोमन के पापा इताशिको से कहते हैं मैंने हाना को देखा था वो एक जॉब लोड कंपनी में काम करती और उसने बहुत सारे क्लाइंट बनाए थे। मैंने 8 महीने पहले देखा था। और यहाँ पे हम आपको बता दें हाना एक कास्ट है जो हमें इस सीरियल में सस्पेंस के तौर पे रखा गया है। उनका सिर्फ नाम ही लिया जा रहा है लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है अभी तक। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सोलोमन बेक अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर हाना का फोन आता है। सोलोमन हाना से कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुम कहाँ चली गई मुझे बताओ मैं तुमसे मिलने आ रहा। जहाँ पर हैना उससे कहती मैं तुमको नहीं बता सकती मैं बहुत डार्कनेस में हूँ। फिर सोलोमन बातें कर रहा था तो हैना उससे कहती तुम्हारे पीछे एक औरत खड़ी है। तो सोलोमन उससे पूछने लगता है तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मुझे देख सकती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन और हाना की बातें बहुत मीनिंगफुल होती हैं और वो दोनों बातें कर रहे ही होते हैं। फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूंजा फिर कपड़े धोने जाती है और वहाँ पर हांसू भी आता है। यहाँ पर हांसू सूजा से कहता है कि बारिश का अलग ही मजा है, बारिश के बाद मशरूम निकलते हैं। फिर सूंजा उससे कहती है बारिश में मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी। फिर हम देखते हैं हांसू एक जंगल की तरफ जाने लगता है तो सूंजा भी उसके पीछे जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं सूंजा और हांसू इंटीमेट हो जाते हैं और सेकंड एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। हम बात करेंगे पचिंको के थर्ड एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सूंजा दिखाई जाती है।
जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपनी सिस्टर इन लॉ क्योंगी को दवा देने आती है तो देखती है कि क्योंगी मर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं क्योंगी का फ्यूनरल होता है। यहाँ पर सुंजा और उसके बेटे और सोलोमन भी होता है। फिर हम देखते हैं सुंजा अपने घर जाती है और वो क्योंगी की समाधि ली होती है एक पॉट में। फिर हम देखते हैं क्योंगी की समाधि की प्रेयर करने के लिए यहाँ पर एक प्रीस्ट बुलाए जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं प्रीस्ट समाधि की पूजा करते हैं। और अब हम आपको बता दें ये सारी बातें सुंजा सोच रही होती, इसीलिए हमें पास्ट और प्रेजेंट का दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सुंजा हांसू से मिलने रोज खाड़ी के पास जाती है। फिर एक दिन सुंजा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो हांसू से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती, जहाँ पर वो देखती है कि हांसू नहीं होता है। फिर सुबह होने के बाद वो मार्केट जाती, जहाँ पर वो मछली बेचने वालों से हांसू के बारे में पूछती है तो मछली बेचने वाला कहता है शायद वो अब वापस नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद सुंजा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन सुंजा रोज मार्केट आती और यहाँ पर वो चेक करने आती है कि हांसू आया है कि नहीं। तभी वो देखती है कि किसी ने हांसू का नाम लिया और वो सामने देखती तो हांसू खड़ा होता है और हांसू को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और खाड़ी के पास फिर से वो हांसू से मिलने जाती है। यहाँ पर हम सुंजा के लिए एक वॉच लेकर आता है तो सुंजा उससे कहती है मुझे टाइम देखना बिल्कुल भी नहीं आता। तो हांसू उससे कहता है तुम बहुत चालाक हो और जल्दी सीख जाओगी, मैं तुमको सिखा दूंगा। फिर सुंजा हांसू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद हांसू बहुत खुश हो जाता और उसको गले लगा लेता है। फिर हांसू कहता है तुम मेरे बेटे को जन्म दोगी। तो सुंजा उससे कहती है अगर मेरी बेटी हुई तो तुम क्या करोगे। तो हांसू कहता है अगर मेरी बेटी होगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लाऊंगा। फिर सुंजा उससे कहती है मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही क्योंकि वो चाहती है मेरी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो हांसू उससे कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3 बेटियां भी हैं। फिर हांसू उसको बताता है कि मेरी शादी लव मैरिज नहीं हुई और मैंने शादी जो की है वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से की थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें और अपने बच्चे को वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें योगांडा में यहाँ पे एक बड़ा सा घर भी दिला दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी तो एक एग्रीमेंट की तरह होती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद सुंजा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो उससे कहने लगती है तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते, मेरी माँ कहीं और मेरी शादी करवा देंगी। तो हांसू कहता है उस लड़की से कौन शादी कर सकता है जिसके बाप अपाहिज थे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुंजा के पापा एक पैर से अपाहिज थे। ये सुनने के बाद सुंजा को बहुत बुरा लगता और वो हांसू से कहती तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। तो हांसू उसको समझाने लगता है कि वो उससे प्यार कर सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं सुंजा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हमें बंदरगाह का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं प्राइस बैग की एंट्री होती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसको कुछ चलने में परेशानी हो रही थी और उसको चक्कर ऐसे भी आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो चर्च के बारे में पूछ रहा होता है तो लोग उसको बताते हैं कि 40 मिनट का रास्ता है। तो वो चल के जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो हांसू से टकरा जाता है। फिर अगले सीन में हमें सुंजा का दिखाया जाता है जो अपने घर पहुँच जाती है और वो अपनी माँ को बताने वाली ही होती है। तभी सुंजा की नजर पड़ती है कि एक आदमी सड़क पर गिर जाता है और ये कोई और नहीं प्राइस बैग होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा की माँ और सुंजा दोनों लोग उसको उठाकर अपने घर के अंदर ले जाते हैं। फिर सीन हमें बूढ़ी सुंजा का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन उससे बातें कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो क्योंगी का सामान पैक कर रही होती है। तो सुंजा सोलोमन से कहती है तुम अपने ऑफिस जाओ और काम करो। यहाँ पर सोलोमन कहता है मेरा काम नहीं हो सकता है। अब हम आपको बताते जैसा कि दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि सोलोमन एक औरत के पास जाता है जमीन खरीदने के लिए। उस औरत के बच्चे वो जमीन बेचना चाहते हैं लेकिन वो औरत वो जमीन नहीं बेचने दे रही है। वो बूढ़ी औरत इसलिए घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसने कहा है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी इसी घर में जी है। ये सारी बातें सोलोमन सुंजा को बता रहा होता है तो सुंजा उससे कहती है कि पता नहीं लोग पुरानी यादों के साथ क्यों जीना चाहते हैं, वो पुरानी यादें मरने के बाद भी दोबारा लौट के नहीं आ सकती। ये बात सुनकर सोलोमन अपनी दादी के पास बैठता है और उनसे
कहता है आप मेरे साथ टोक्यो चलिए, आप उस बूढ़ी औरत को समझा सकती हैं। और इस सीन में हम देखते हैं सुंजा काफी हार्ट टचिंग बातें कहती हैं, जो बातें दिलों में जगह बना लेती हैं। फिर अगला सीन हमें सुंजा का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बेक सो रहा था और सभी उसके घर का पता लगाने के लिए उसके सूटकेस ओपन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बेक अपने पापा को एक लेटर लिखता और वो कहता है कि वो क्योंगी के साथ है और आप परेशान भी बिल्कुल मत हो। यहाँ पर उसके सामान से उन लोगों को पता चल जाता है कि वो एक प्रिस्ट है और क्रिश्चियन है। हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन और सुंजा उसी बूढ़ी, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर लंच कर रहे होते हैं, तो सुंजा उनसे कुछ ऐसी बातें करती रहती है, जहाँ पर हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत का दिल पिघलने लगता है। और यहाँ पर सुंजा सिर्फ अपने देश के बारे में ही बातें कहती है, वहाँ की चीजों और वहाँ के खाने के बारे में बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं सुंजा अपनी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा की माँ बहुत परेशान होती है और कहती है कि वो आदमी तुमसे शादी कर लेगा कि नहीं, तो सुंजा उससे कहती है वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपनी माँ से माफी मांग रही होती है और अंदर की तरफ हम देखते हैं ये सारी बातें बेक सुन रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं सोलोमन के बॉस टॉम उससे कहते हैं आके तुमने कर ही दिखा, तुमने अपने दादी के जरिए उस बूढ़ी औरत से जमीन ले ली। यहाँ पर हम देखते हैं टॉम सोलोमन की तारीफ करते हैं और पार्टी रखने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं सोलोमन अंदर जाता है अपने ऑफिस में, तभी हाना का फोन आता है। जैसा कि पहले ही एपिसोड में हमें हाना के कास्ट को सीक्रेट रखा गया और उसे ना ही दिखाया गया है। फिर हम देखते हैं हाना सोलोमन से बातें करने लगती है, तो उसे अचानक से खांसी आने लगती है, तो सोलोमन उससे पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। हाना कुछ बोलने वाली होती, तभी सोलोमन के बॉस टॉम आ जाते हैं और वो फोन कट के उसको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें सुंजा का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा बेक को छोड़ने चर्च जा रही होती है। जिस रास्ते से वो जा रही थी वहाँ पर बंदरगाह पड़ा होता है और हांसू उसको देख लेता है और हांसू को सुंजा के साथ लड़के को देखकर बहुत बुरा लग रहा होता और वो बहुत गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं सुंजा भी देख लेती है और वो बेक को आगे चलने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बेक सुंजा से लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। यहाँ पर वो सुंजा से कहता है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना बच्चा ऐसे लोगों को दे दो जिनको बच्चे की जरूरत है। मुझे लगता है बच्चे को पालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और तुम अकेले ये सब नहीं कर सकती हो। यहाँ पर बेक उसको समझाने की कोशिश करने लगता है, तो सुंजा उससे कहती है नहीं, मैं अपने बच्चे को खुद जन्म दूंगी और खुद ही पालूंगी, मैं खुद खाली पेट रह लूंगी लेकिन अपने बच्चे की सारी जरूरतें पूरी करूंगी। सुंजा उससे कहती है जब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो उसे एक वादा करूंगी जो मेरे पापा ने मुझसे वादा किया था, मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर बुराई और हर तकलीफ से दूर रखूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मरने के बाद भी मैं उसके साथ रहूंगी और हर तकलीफ से उसको दूर रखूंगी। फिर बेक सुंजा से पूछता है क्या तुम उस लड़के को भूल सकती हो, तो सुंजा उससे कहती है मुझे पता नहीं लेकिन मैं आशा करती हूँ कि उसे भूल सकूं। और इस सीन में हमें दिखाया गया है कि इंसान अपने प्यार और वतन को कभी भी भूल नहीं सकता। हम देखते हैं बेक सुंजा से माफी मांगता और कहता है मैंने तुमसे ये सब कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। और यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपनी सारी बातों को याद करके रोने लगती है। दूसरे सीन में हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपने बेटे से मिलने जाती, जहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत घबराई हुई होती, तो सुंजा का बेटा उससे पूछता है कि क्या हो गया है, तो वो कहती है कि वो अपने वतन वापस जाना चाहती है। यहाँ पर वो क्योंगी की बात करती है और सुंजा वहाँ पर उसको बताना चाहती है कि क्योंगी की जली हुई राख को हम उसके वतन ले जाएंगे। ये सीरियल काफी हार्ट टचिंग है क्योंकि इसमें दिखाया गया है इंसान जिस जमीन पे रहा है उसे कभी भी भूल नहीं सकता। और यहीं से हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको के 4th एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बुसान के 1931 का दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बेक्सन एक टेलर की शॉप पर आते हैं, जहाँ पर टेलर उनसे कह रहा होता है कि उसकी सूट की कीमत नए से भी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं उसी टेलर की शॉप पर हांसू भी आ जाता है, तो टेलर उनसे कहने लगता है कि मैंने आपका सूट तैयार कर रखा है, तो टेलर सूट लेने चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हांसू बेक्जिन से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारा सूट बहुत ढीला है, जहाँ पर बेक्सन उससे कहता है ये मेरे भाई का सूट है। तो यहाँ पर हांसू उससे कहता है तुम इतनी पुरानी यादों को अपने साथ कैसे रख लेते हो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी इसी बीमारी से मरा था क्या। तो बेक्सन उसे बताता है कि उसका भाई इस बीमारी से नहीं मरा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेक्सन को कोई बीमारी होती है। यहाँ पर हांसू बेक्सन से कहता है तुम एक नया सूट ले लो और मैं उसके पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर बेक्सन उससे कहता है मैं अपने आप ही नया सूट ले लूंगा। और टेलर के आने के बाद वो उससे कहता है कि मेरे लिए एक नया सूट तैयार करो। यहाँ पर टेलर उनसे कहता है कि मैं 3 दिन में आपकी शादी का सूट तैयार कर दूंगा। फिर अगले
सीन में हम देखते हैं बैक्सन सूजा को लेकर चर्च जाता है, जहाँ पर वो प्रिंस से शादी करने के लिए कहता है तो वो इनकार करते हुए कहते हैं कि तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वो उसको बताते हैं कि शादी करने का मतलब होता है कि दोनों लोग एक साथ लाइफ स्पेंड करेंगे। और प्रिंस बैक्सन को काफी देर समझाते हैं, लेकिन बैक्सन को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंस उनकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनने के बाद सूजा की माँ बहुत खुश होती है और हम देखते हैं प्रिंस वहाँ पर शादी की सेरेमनी स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूजा की माँ जब मार्केट में आती है तो यहाँ पर कोई सूजा के बारे में बातें नहीं कर रहा होता। ये सुनने के बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सूजा की माँ एक राइस व्यापारी के पास आती है और यहाँ पर उससे 2 बाउल राइस मांगती है, जहाँ पर व्यापारी राइस देने से इनकार कर देता और उनसे कहता है अगर जापानीज कस्टमर को पता चल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। तो सूजा की माँ उसको बताती है कि सूजा की शादी हो गई और मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस देश से जाने से पहले वो अपने देश के राइस का टेस्ट करके जाए। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं राइस व्यापारी आता और उसे 3 बाउल राइस दे देता है। फिर हम देखते हैं सूजा की माँ उस राइस को लेकर अपने घर आती और यहाँ पर हम देखते हैं वही राइस को वो धोकर पकाना शुरू कर देती हैं। फिर सीन हमें रात के टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सूजा की माँ वही पके हुए राइस लेकर आती है और यहाँ पर वो सूजा और बैक्सन को वही राइस खाने के लिए देती हैं। यहाँ पर सूजा अपने देश के राइस को देखकर बहुत अजीब फील कर रही होती है। फिर यहाँ पर बैक्सन खाने से पहले सूजा से प्रेयर करने के लिए कहता और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों लोग प्रेयर करते हैं और प्रेयर करने के बाद हम देखते हैं सूजा वही राइस खाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सूजा की माँ का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सूजा के सारे कपड़े पैक कर रही होती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत घबरा के कपड़े पैक कर रही होती है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बूढ़ी सूजा दिखाई जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो क्योंगी की मरी हुई समाधि को वापस बुसान में ले जाना चाहती, इसीलिए वो अपने कपड़े पैक कर रही होती है। फिर अगले सीन में हमें बेक सोलोमन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने ऑफिस जाता है तो उसे नोमी मिलती है। फिर वो नोमी से पूछता है तुम यहाँ पर पहले से ही आई हो, तो नोमी उसको कोई खास जवाब नहीं देती है। तो उससे कहता है क्या तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि टॉम ने वो डील मुझे दी थी और उस डील में मैंने साइन भी करवा लिए। यहाँ पर उस डील की बात हो रही होती है, जहाँ पर बेक सोलोमन ने उस औरत से उसकी जमीन खरीदी होती है। फिर सोलोमन नोमी से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है सब मुझसे यहाँ पर जलते हैं। फिर यहाँ पर एक आदमी आता और सोलोमन से कहता है कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल पढ़ लो, जहाँ पर नोमी उससे कि मैंने मेमो में लिख दिए हैं, तुम रीड कर लेना। फिर यहाँ पर नोमी सोलोमन से कहती है तुम्हें पता है शिफली यहाँ पर कैसे आया। शिफली एक बैंक का नाम होता है। यहाँ पर उसको बताती है कि शिफली से पहले अरिमिटो टॉप बैंक थी इस देश में। यहाँ पर वो दोनों बैंक के नाम के शख्स के बारे में बताती है। फिर वो बताती है कि अरिमिटो ने साल भर में देखा कि वो पीछे रह गया और सारे साथी और कर्मचारी आगे बढ़ गए हैं। फिर उसने अपने टीममेट को चेतावनी देने लगी कि ज्यादा योगदान न दे। फिर टीम ने योगदान देना कम कर दिया और आज यहाँ पर अरिमिटो है। फिर नोमी सोलोमन से कहती है तुम्हारे पिता बैक्सन पचिंको बिजनेस करते थे। तो बैक्सन उसे रूट जवाब देते हुए कहता है तो क्या करूं। तो नोमी उससे कहती है तुम अभी भी बड़े नहीं हुए जापानी कंपनी के अंडर में काम करते हुए। फिर नोमी उसको समझाते हुए कहती है एक एम्प्लॉयड के लिए कंपनी ही उसकी फैमिली होती है। फिर सोलोमन नोमी से कहता है जब तुम्हारी फैमिली अच्छी थी और तुमने पढ़ाई भी अच्छी करी तो शिफली क्यों ज्वाइन करी। फिर वो उससे कहती है मुझे पता है इस देश में बहुत अच्छी बैंकें थी, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ इसलिए गई थी क्योंकि मैं अपने आप को ग्रो करना चाहती थी। फिर अगला सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सूजा मार्केट जा रही होती और वो जब मार्केट देखती तो उसे अपने सारे दिन याद आने लगते हैं और वो मार्केट में अपने बचपन के दिन भी याद कर रही होती। तभी वो देखती सामने एक जापानी सिपाही आता है उसके पास और वो सूजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो सूजा वहाँ पे डर कर उसके साथ जाती है। फिर हम देखते हैं सिपाही हांसू के ऑफिस में सूजा को छोड़ देता है। फिर हांसू सूजा से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिला था और वो एक बीमार इंसान है जो तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, वो खुद ही तुम्हारे लिए बोझ है। जहाँ पर सूजा उससे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। फिर हांसू सूजा से कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ वादा किया था देने का। फिर सूजा उससे कहती है तुमने मुझे बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं दिया, लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो हांसू उससे कहता है तुम्हें लोगों की बातों की परवाह, लेकिन तुम्हें ये परवाह नहीं कि तुम अपने बेटे को कैसे पालोगी। मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा था क्योंकि मेरा खून तुम पाल रही
रही हो। तो सुंजा उससे कहती ये तुम्हारा खून नहीं, ये मेरा बेटा और मैं इसको हर तरीके से पाल लूंगी। यहाँ पर हांसू को गुस्सा आता और वो सुंजा से कहता है कि जब तुम ओसाका जाओगी और तुम मेरी मदद मांगोगी तो मैं तुम्हारा नाम भूल चुका हूँगा। फिर हांसू उससे कहता है मुझे पता है तुम मुझसे मदद मांगने जरूर आओगी, लेकिन मैं तुम्हें भूल चुका हूँगा तब तक। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है सुंजा बुसान छोड़कर जा रही होती अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी सभी साथियों और सभी मिलने वालों से मिलकर बहुत रो रही होती है और यहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड से उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए भी कहती है। फिर जब बैक्सन सुंजा को लेकर जाने लगता है तो वो अपने घर की तरफ देखती है और ये हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा अपना देश और सब कुछ यादें छोड़कर जा रही होती है। यहाँ पर वो बुसान में अपना पहला प्यार और अपने देश को छोड़कर जा रही होती है। और 5 एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको के 5th एपिसोड के बारे में। जैसा कि 4 एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था सुंजा जाने के लिए घर से निकल जाती है और दूसरी तरफ हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं हमारी ओल्ड सुजा भी बुसान जाने के लिए निकल रही होती हैं। यहाँ पर उनका बेटा उनसे पूछता है कि आप जाने के लिए तैयार है, तो वो कहती है हाँ मैंने टिकट भी खरीद ली है। फिर अगले सीन में हमें सोलोमोन के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही लेडी आती है जो अपनी जमीन बेचती है और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आती है तो सभी लोग उसका बहुत वेलकम करते हैं। फिर हम देखते हैं सभी एक एक करके अपना विजिटिंग कार्ड और इंट्रो देने लगते हैं जहाँ पर वो औरत कहती है कि बंद करो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कहती है तो सोलोमोन भी उनसे हंसते हुए कहता है चलो हम लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं। फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा बैक्सन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं बैक्सन उसको एक जगह पे बैठा देता और बोर्ड की फॉर्मेलिटीज अदा करने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ से एक औरत निकलती है तो उसका स्टॉल गिर जाता है। सुंजा ये देख लेती है और वो उसको उठा के देने लगती है और अपना स्टॉल देख के वो औरत बहुत खुश होती है जहाँ पर वो उससे कहती है तुम्हारा बेबी कितने मंथ का है। तो सुंजा की माँ उसको बताती है कि वो 2 मंथ का है शायद। फिर वो उससे कहती आज मैं जो गाना गाऊंगी वो तुम्हारे बच्चे के लिए गाऊंगी और ये बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर सोलोमोन की मीटिंग चल रही होती है और कंपनी के डायरेक्टर टॉम वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और उसी औरत को कॉन्ट्रैक्ट के कॉपीज देने लगता है और यहाँ पर वो उनके बच्चों को भी वही कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देने लगता है। तो वो लेडी अपने बैग से अपना चश्मा निकालती है और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू कर देती है। तो उनका बेटा उनसे कहता है मेरे पास भी सेम है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उनकी माँ कहती है मुझे कोई और परेशानी नहीं उठानी। ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लेडी कैसे बात कर रही है। एक बार सीन फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा की माँ उसको समझाते हुए उससे कहती हैं तुम जहाँ पर जा रही हो वहाँ पर हमेशा अपने बड़ों का ख्याल रखना और अगर तुम्हें वहाँ पे कोई तकलीफ हो तो बर्दाश्त कर लेना क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी शादी किस तरह हुई है और कौन से हालात में हुई है। फिर वो कहती है मुझे पता है तुम्हारा पति एक पादरी है लेकिन वो भी एक आदमी है और अगर वो दूसरी औरत लेकर आता है तो उस औरत को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर सुंजा की माँ अपना थैला ओपन करती और यहाँ से एक रिंग निकालती हैं और वो रिंग सुंजा को देते हुए कहती ये मेरी सास ने दी थी और ये अपने हस्बैंड से छुपा के रखना क्योंकि औरत के पास हमेशा कोई न कोई चीज महंगी होनी चाहिए। तुम्हारी सास ने मुझे बहुत भरोसा करके दिया था लेकिन मैं उसको लेकर भागी नहीं थी। यहाँ पर सुंजा वो रिंग लेने से इनकार कर देती और उसे वही वॉच दिखाती है जो उसे हांसू ने दी होती है। फिर वो उनको वॉच दिखाते हुए कहती है मेरे पास ये है। फिर यहाँ पर सुंजा की माँ उससे पूछती है क्या ये उसी आदमी का है। तो सुंजा उनसे कहती है हाँ उसी आदमी ने ये मुझे दिया है। फिर यहाँ पर सुंजा की माँ उसको समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और मुझे पता है तुम उस इंसान को बहुत प्यार करती हो लेकिन अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। फिर बोट का हॉर्न बन जाता है जहाँ पर सुंजा बहुत रोने लगती है तो उसकी माँ कहती है आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है और यहाँ पर हम देखते हैं बैक्सन उसको लेकर बोट के इंजन एरिया में चला जाता
है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी साइन नहीं कर रही होती है और वो सोच रही होती है। तो सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी बहू बोलती है कि आपको साइन कर देनी चाहिए। यहाँ के सारे कंपनी वालों के पास भी बहुत सारे काम है, वो आपका इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन वो लेडी कुछ सोच रही होती तो सोलोमन उस लेडी से कहता है, आपको पता है आज मेरी दादी बुसान गई है अपने देश। फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर इंजन एरिया में बहुत गर्मी होती है तो सुंजा बहुत परेशान होती है। तो बैक्सन उसके लिए पानी लाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं हांसू बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि सुंजा जा रही होती है और वो उसी बोर्ड को देख रहा होता है। फिर बोर्ड के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वही सिंगर गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बहुत अच्छा गाना गा रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो गाते गाते रोने लगती है और बहुत अजीब गाना गाने लगती है। तो वहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और गार्ड को बुलाने लगते हैं। तो वो लेडी अपने आप को मार लेती है। सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी रुक जाती और सोलोमन से कहती, तुम्हें पता है मैं और मेरी माँ जब यहाँ पर बहुत पहले आए थे तो मैं और मेरी माँ ने चक्कुओं के खदानों में बहुत काम किया और हम लोग की हालत बहुत बुरी थी और हम लोग दिन रात काम करते थे लेकिन उसके पैसे भी हम लोग को सही से नहीं मिलते थे। और एक दिन हमने और 400 कोरियाई ने हड़ताल करने का फैसला लिया और वे सभी 20 दिन पहले ही चलेंगी क्योंकि उनको पता था कि वो पहले ही निकाल दिए जाएंगे। और उस टाइम हमें कोई किराए पे नहीं रखता था और वो कहते थे कि हम बहुत गंदे हैं। वो सही कहते थे क्योंकि हम बहुत गंदे थे। हम लोग एक ही कमरे में 3-4 फैमिली रहते थे क्योंकि हमारे पास इतना किराया नहीं था कि हम लोग उसमें जिंदगी बसर कर ले। तो यहाँ पर उनका बेटा कहता है वो उस समय की बात है और आपको उन चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। फिर वो अपने बेटे से कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वे हमें कीड़े बोलते थे और वो कहते थे कि हमें जमीन पे गिराने की जरूरत है। तो सोलोमन उनसे कहता है कि आज तक की मेरी दादी ने ये नहीं बताया। तो सोलोमन से वो लेडी कहती है अगर तुम्हारी दादी तुमको ये बताती कि उन्होंने यहाँ पर कैसी जिंदगी जी है और उन्होंने यहाँ पे लाइफ स्पेंड कैसे की है और कितने स्ट्रगल के साथ उन्होंने तुम लोगों को पाला है तो तुम भी उनसे यही करने के लिए कहते। क्या तुम उनसे तब भी साइन करने के लिए कहते? तो हम देखते हैं सोलोमन बहुत सोच में पड़ जाता और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि आप साइन मत करिए। और ये सुनने के बाद वो लेडी बहुत खुश हो जाती और वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वहाँ से चली जाती। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आए थे वो भी चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टॉम बहुत चिल्लाता है सोलोमन के ऊपर और यहाँ पर डायरेक्टर टॉम बहुत गुस्सा कर रहे होते। तभी हम देखते हैं सोलोमन वहाँ पे कुछ सोच रहा होता और तभी अचानक से उठता और भागना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो ऑफिस के बाहर भागना शुरू कर देता है। तभी नोमी भी उसके पीछे जाने लगती है। जब नोमी बाहर जाकर देखती है तो बारिश हो रही होती और सोलोमन खूब डांस कर रहा होता है। फिर सीन हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोंजा और उसका बेटा बुसान पहुँच जाता है और बुसान पहुँचते ही सोंजा टैक्सी वाले से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वो समुद्र के पास पहुँच जाती है। और ये वही समुद्र होता है जहाँ पर बचपन में सोंजा अपने डैड के साथ आया करती थी और अपने वतन पहुँच के सोंजा बहुत खुश हो रही होती है। और यहीं पर हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको के 6th एपिसोड के बारे में। 5th एपिसोड के लास्ट में हमने देखा सोंजा ओसाका के लिए निकल जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओसाका के 1931 के समय को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सोंजा बैक्सन के साथ ओसाका पहुँच जाती है जहाँ पर बैक्सन सोंजा से कहता है कि वो वहीं रुके, उसका भाई आने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं सोंजा और बैक्सन अपने भाई का इंतजार कर रहा होता। तभी हम देखते हैं बैक्सन का भाई आता है। बैक्सन के भाई का नाम योसेफ बैक्सन होता है। जहाँ पर वो आता है और अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारी हाइट काफी लंबी हो गई। फिर बैक्सन यहाँ पर सोंजा को उससे मिलवाता और बताता है कि ये उसकी वाइफ है। फिर योसेफ बैक्सन से कहता है कियोंगी देखकर बहुत हैरान होगी कि तुमने शादी कर ली है। कियोंगी बैक्सन की भाभी होती। पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था ओल्ड सोल्जर कियोंगी की समाधि लेकर बुसान वापस जाती है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम बुसान का 1989 का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी ओल्ड सोल्जर बुसान पहुँच जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने बेटे के साथ उसी मार्केट में जाती है जहाँ पर वो बचपन में आया करती थी। जैसा पिछले ये एपिसोड में हमने बताया था सोंजा जब अपने वतन वापस आती है तो वो बहुत खुश होती है। सोंजा उसी फिश मार्केट में जाती है जहाँ पर उसका सारा बचपन बीता होता है। ये देखकर सोंजा
बहुत खुश होती है। फिर सूंजा अपनी फेवरेट फिश खरीदती और अपने बेटे से कहती है कि वो होटल रूम में बना के इसे खाएगी। एक बार फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सूंजा सभी लोगों के साथ घर जा रही होती है। रास्ते में योसेफ बेक को बता रहा होता है कि यहाँ की पुलिस आकर कभी कभी कोरियाई लोगों के घर तोड़ देती, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे रह रहे हैं। फिर तीनों लोग बातें करते हुए घर पहुँच जाते हैं। तभी घर में सूंजा देखती कि खाने की टेबल लगी होती है। फिर हम देखते हैं हमारी यंग क्योंगी की एंट्री होती, जो बैक्सन को देखकर बहुत खुश हो जाती, जहाँ पर बैक्सन बताता है कि ये इसकी वाइफ है। तो वो सूंजा से भी अच्छे से बात करती और उससे कहती है कि तुम बहुत थक गई होगी, चलो आराम कर लो। यहाँ पर क्योंगी सूंजा से सामान मांगने लगती कि वो रख दे, लेकिन सूंजा उससे कहती है मैं अपने आप खुद रख लूंगी। फिर क्योंगी सूंजा से कहती है तुम खाना खा लो, तुम बहुत थक गई होगी। यहाँ पर वो उसको जबरदस्ती टेबल पे बैठा के खाना खाने के लिए कहती है। खाने की टेबल पे बैठते ही सूंजा रोने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो राइस देखती है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम का टोक्यो का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन एक पार्टी में जाता है अपने दोस्त की। यहाँ पर सोलोमन का फ्रेंड अपनी फियांसे से सोलोमन को मिलवाता और कहता है कि ये अभी अमेरिका से आया है और ये बहुत अच्छा रहा है पढ़ाई में। फिर वो बताता है कि सोलोमन के पीछे काफी लड़कियां पड़ी थी, लेकिन सोलोमन को दूसरी लड़की पसंद थी। यहाँ पर वो हाना की बात करता है। फिर सोलोमन का फ्रेंड उससे पूछता है क्या तुम हाना को ढूंढ पाए, जहाँ पर वो इनकार करते हुए कहता है क्या तुमने कहीं देखा है। तो उसका दोस्त टोक्यो की एक जगह का नाम बताता और कहता है मैंने आसपास कभी देखा था। फिर यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ पर सोलोमन का फ्रेंड कहता है अबे सन तुम्हें सारी टोक्यो की बैंक से ब्लैकमेल कर रहा है। तो सोलोमन कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जल्दी न्यूयॉर्क वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है तुम अपना करियर कैसे दांव पे लगा सकते हो, मुझसे जो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और दोनों लोग बात कर रहे होते तभी हम देखते हैं पार्टी में नोमी भी आ जाती है। एक बार फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं योसेफ और क्योंगी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग सूंजा की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर योसेफ क्योंगी को बता रहा होता है कि सूंजा ने भाई को जरूर ट्रैप किया होगा, तभी उसने उससे शादी कर ली, साथ में एक बेबी भी है उसके। तो क्योंगी उससे कहती है कि तुम धीरे बात करो, नहीं तो सूंजा सुन लेगी। यहाँ पर हम देखते हैं योसेफ को बिल्कुल नहीं पसंद होता है कि बैक्सन ने सूंजा से शादी कर ली है। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने उससे शादी कैसे कर ली। तो क्योंगी उससे कहती है कि वो कम एज की है, इसलिए शायद कर ली। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि क्योंगी योसेफ से बड़ी होती है। अगला सीन हमें बैक्सन और सूंजा का दिखाया जाता है, जहाँ पर सूंजा बैक्सन से कहती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैक्सन उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं और तुम एक मजबूत लड़की हो और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। तो यहाँ पर सूंजा बैक्सन से कहती है कि मैं अपने आप को इस जगह पे सही नहीं समझती हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो बैक्सन उससे कहता है मुझे पता है तुम एक बहुत ही मजबूत लड़की हो और मैंने तुम्हें हर चीज से लड़ते हुए देखा है और आगे तक की भी तुम लड़ोगी। और इसके बाद हम देखते हैं सूंजा और बैक्सन में एक नया रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। एक बार फिर हमें टोक्यो का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन पार्टी के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर नोमी आ जाती है। यहाँ पर नोमी सोलोमन से कहती है कि उसने उसको ऑफिस के बाहर डांस करते हुए देखा था। तो सोलोमन हंसने लगता है। फिर नोमी उससे पूछती है कि हाना कौन है। फिर नोमी उससे सॉरी बोलते हुए कहती है कि जब ऑफिस में फोन आता था तो मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। फिर सोलोमन उसको बताता है कि वो हाना से 14 साल की उम्र में मिला था और वो उसके पापा की गर्लफ्रेंड की बेटी है। हम दोनों ने काफी टाइम एक साथ स्पेंड किया और फिर मैं अमेरिका चला गया और बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि हाना घर छोड़कर भाग गई है। फिर यहाँ पर नोमी उसको समझाने लगती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सोलोमन से वो कहती है कि टॉम कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करने वाले मैटर पे वो तुमको बहुत ह्यूमिलेट करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं नोमी अंदर चली जाती है। फिर सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सूंजा को उस घर में रहकर 1 मंथ पूरा हो जाता है।
जब वो सो के उठती है तो देखती है कि क्यांगी कपड़े धो रही। यहाँ पर वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो आज फिर देर से उठी। फिर सुंजा उसकी हेल्प कराने लगती। तभी वो देखती है कि एक रुमाल भी धुला होता है और यहाँ पर वो रुमाल देखकर बहुत रोने लगती है। फिर रोते हुए वो कहती है कि इसके धोने के बाद उसकी खुशबू चली गई है, मैं अब कैसे याद करूंगी, सब कुछ चला गया है मेरे पास से। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि उसको चुप कराने लगती और समझाने लगती है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सुंजा क्योंगी की समाधि लेकर समुद्र में बहाने जाती है। जब सुंजा क्योंगी की समाधि बहा रही होती तो उसका बेटा पूछता है कि आप सही जगह समाधि बहा रही हो ना। तो सुंजा उससे कहती है कि उसका सारा बचपन यहीं पे गुजरा है और उसे ये सब अच्छे से याद है। फिर वो उससे कहती है कि वो उसके नाना की कब्र को देखना चाहती है और उसे अपने पापा की कब्र इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्योंगी के घर दो आदमी आते हैं। यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने पैसे लिए हैं। तो क्योंगी कहती है कि उसका हस्बैंड घर पर नहीं है। तो वो आदमी कहते हैं उन्हें पता है। वो क्योंगी को एक पेपर दिखाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पति ने पैसे लिए थे। अब वो बोलता है कि उसके पास नहीं है। हमें तुम्हें परेशान करने का शौक नहीं है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 20 येन हर सप्ताह देना पड़ेगा और 20 येन से अगर हमारे बॉस खुश होते हैं तो तुम्हें उसके डबल देने पड़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सुंजा आ जाती है। तो यहाँ पर सुंजा आ जाती और कहती योसेफ ने 160 अमाउंट लिए हैं। तो वो आदमी सुंजा से कहते हैं कि हम लोग ब्याज भी लेंगे। यहाँ पर सुंजा उनसे कहती है कि आप लोग कुछ घंटे बाद आ जाना, हम लोग आपके पूरे पैसे दे देंगे। और उन दोनों की बातों के बीच हम देखते हैं बाहर एक बूढ़ी औरत उन लोगों की बातें सुन रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं सुंजा अपने रूम में जाती और यहाँ पर वो अपना सामान देखने लगती है। वो घड़ी ढूंढ रही होती है। जहाँ पर क्योंगी आके उसको वॉच दिखाती है और पूछती है तुम यही ढूंढ रही हो। तो सुंजा कहती है हाँ, ये मेरी माँ ने दी थी और बोला था कि इमरजेंसी के टाइम इसे यूज कर लेना। फिर सुंजा कहती इससे ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं है जो मैं इसे बेच कर पैसे न लूं। तो क्योंगी उसको समझाने लगती और कहती है तुम्हारे पास बस यही आखिरी निशानी है। जहाँ पर हम देखते हैं क्योंगी उसको बहुत समझा रही होती, लेकिन हम देखते हैं सुंजा नहीं मानती और उससे कहती है कि मैं बेच के सारे पैसे चुका दूंगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये सुंजा वॉच बेच देगी क्या, और हमारा 6 एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट